So, good evening to all of you. Good evening. Good evening. Please confirm, am I audible and visible clearly to all of you? Audio वीडियो क्लियर एक बार सभी लोग confirm करिए. चलो तो वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर क्रैश कोर्स ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग. हाईवे इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स हम लोग कंप्लीट कर रहे थे. तो हम लोगों ने इसमें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था टॉपिक दैट वाज द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट. फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइनिंग में हम लोगों ने देखा था हाउ टू कैलकुलेट द डिजाइन ट्रैफिक एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ IRC 37 2012. हम लोगों ने डिजाइन ट्रैफिक की वैल्यू को कैलकुलेट किया था. वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ CBR और बेस्ड ऑन द कैपिटल N एंड बेस्ड ऑन CBR ऑफ सॉइल वी हैव कैलकुलेटेड द थिकनेस ऑफ द पेमेंट. हम लोगों ने फ्लेक्सिबल पेमेंट की थिकनेस को निकाला था. हम इंडिविजुअल लेयर्स की भी थिकनेस को कैलकुलेट कर सकते हैं. लाइक वी कैन कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द सॉइल सबग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स और सरफेस कोर्स. इन थिकनेस को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. आप ओवरऑल थिकनेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके बेसिस पे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व किया था कि बेस्ड ऑन द कैपिटल N एंड CBR हाउ वी कैन डिफाइन द थिकनेस ऑफ द पेमेंट. ये डिस्कशन किया मैंने आपको लास्ट क्लास में रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट. तो आई होप वो डिस्कशन सभी को क्लियर है. तो वी आर एट द एंड ऑफ आवर कोर्स. अब हम लोग को केवल एक टॉपिक पढ़ना है एंड दैट इज डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट. तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट. इसमें हम लोग स्ट्रेस की एनालिसिस परफॉर्म करेंगे. व्हाट शुड बी द क्रिटिकल स्ट्रेस, कौन कौन से स्ट्रेसेस हमारे रिजिड पेमेंट में जनरेट हो रहे हैं, उन स्ट्रेसेस को कैसे एनालाइज कर सकते हैं. और सेकेंड डिस्कशन विल बी रिलेटेड टू द ज्वाइंट्स. हम लोग रिजिड पेमेंट में ज्वाइंट्स की बात करने वाले हैं. लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स आर देयर. एक्सपेंशन ज्वाइंट, कॉन्ट्रैक्शन ज्वाइंट, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, ट्रांसफर ज्वाइंट. तो ये सारी टर्मिनोलॉजी क्या होने वाली दैट वी विल डिस्कस. टाई बार क्या होता है, डाबल बार क्या होता है, इनका रोल क्या है, इनको कैसे डिजाइन करेंगे, ये पॉइंट भी डिस्कस करेंगे. तो आई होप सभी को क्लियर है क्या करने वाले. ठीक है, चलो तो सेल वी स्टार्ट अवर डिस्कशन. स्टार्ट किया जाए अपना डिस्कशन. चलो तो लेट्स स्टार्ट द क्लास. So before starting the class, let me introduce myself. For those who are new to this channel, so I am Kshitij Sachan. I have completed my MTech in structures, qualified GATE more than 4 times with good rank. I have also qualified various state engineering services exam, AE exam of different states. My teaching experience in the field of GATE and DSE is more than 5 years. I have 3 years research experience too. सब्जेक्ट जो मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं, एज ऑल ऑफ यू नो, आई एम डीलिंग विद द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वेइंग एंड RCC. These are my subject that I will cover for the exam GATE ESC. और जो भी आपके स्टेट्स के AE एग्जाम है, for that I will deal with the transportation, surveying and RCC part. This is my referral code, that is KKS10. This code is going to be useful for those students who want to start their preparation with Unacademy in a systematic way, in an organized way. क्या करना है, तो you can plan your subscription. 2 types of subscription are available. One is Plus and second is Iconic. In Plus subscription, what you will get? Live classes will be there. You will get the live classes. Crash courses will be there. So different formats of the courses are available, like crash course, rank improvement batch, regular batches for GATE and ESC, regular batches for GATE and ESC. So these are the different batches that are available. Weekly test will be there to analyze your performance. The most important thing, you will get doubt solving session on the Plus. In Plus platform, every 4th class will be related to your doubt solving. तो 3 क्लास में जो भी टॉपिक आप कवर करने वाले हैं, 4th class will be related to the doubt solving session. So you can clear your doubts in a more effective way. Subjects we are going to cover in both English and Hindi. So in which language you are comfortable, you can attend that subject in that particular language. There will be no language barrier. So these are the features of the Plus, and these features are going to be useful for you, helpful for you for achieving your results. One more option is available, that is Iconic. In Iconic, what you will get, all the features of the Plus are already included. Plus के सारे features included है. In additional to Plus features, you will get study planner will be there for you. Personal coach, personal mentor will be there to provide you the guidance, preparation strategy. Study material will also provided to you. Practice sets will be also provided to you. Study booster sessions will be there. And yes, personalized test analysis will be there. So these are the features of the Iconic.
दिस इज योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज अनअकैडमी गेट सी। तो इस चैनल पे आपके ये सारे सब्जेक्ट्स कवर किए गए by the different educators। तो all these subjects we have already covered in this channel। जिस भी सब्जेक्ट को आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, यू कैन एक्सेस द प्लेलिस्ट। आप उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो फाइंड द प्लेलिस्ट ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड कंप्लीट योर डिस्कशन। फॉर सब्सक्रिप्शन प्रोसेस व्हाट यू कैन डू, जस्ट विजिट द अनअकैडमी ऐप और वेबसाइट। Select your goal as GATE and DSC। तो if you want to start your preparation for GATE and DSC, select your goal as GATE and DSC। Select the type of subscription you want to take, like here I have explained for the plus। Then you will select the duration of the subscription। So you can go for the 12 month, you can go for the 18 month, or you can go for the 24-month subscription। The long term subscription is going to be economical for you। Here you will find the utility of this code, that is my referral code, that is KKS10। Just by applying this code you will get 10% off on your subscription cost। तो आपको इस कोड को अप्लाई करके 10% सब्सक्रिप्शन कॉस्ट में ऑफ मिलेगा। तो मेक श्योर व्हेन यू आर कंप्लीटिंग योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस विद अनअकैडमी, यूज दिस कोड दैट इज KKS10। सेम प्रोसेस यू कैन फॉलो फॉर द आइकॉनिक। सेम प्रोसेस यू कैन फॉलो फॉर द आइकॉनिक। हियर ऑल्सो द लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन इज गोइंग टू बी इकोनॉमिकल फॉर यू। दिस इज माई अनअकैडमी प्रोफाइल लिंक। आप इस प्रोफाइल लिंक को फॉलो कर सकते हैं टू एक्सेस द ऑल द स्पेशल फ्री क्लासेस। तो स्पेशल फ्री क्लासेस जो अनअकैडमी ऐप पे हो रही है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, उन क्लासेस को एक्सेस करने के लिए आप इस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। दिस लिंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक प्रोवाइड किया गया एंड यू विल एबल टू एक्सेस ऑल माई स्पेशल क्लासेस। तो मैंने बहुत सारी क्लासेस ली हैं हाईवे, सर्वे और आरसीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन डिस्कशन आप इन क्लासेस को एक्सेस करके देख सकते हैं। दिस इज अवर टेलीग्राम ग्रुप। तो वी हैव क्रिएटेड वन टेलीग्राम ग्रुप फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज दैट इज अनअकैडमी गेट एंड DSC CE। इस लिंक को फॉलो करके, दिस लिंक इज ऑल्सो प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप दैट इज अनअकैडमी गेट एंड DSC CE। क्या होने वाला है, अगर आप इस ग्रुप में अवेलेबल हो, यू विल गेट द ऑल द PDFs। तो जितने भी यूट्यूब की क्लासेस हैं उनके PDF आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। एंड यू विल ऑल्सो गेट द रेगुलर अपडेट्स अबाउट द स्पेशल क्लासेस। तो स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग से रिलेटेड स्पेशल क्लास लिंक यू विल गेट ऑन दिस ग्रुप ओनली। एंड यस, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। एनीवन कैन ज्वाइन दिस ग्रुप जस्ट बाय फॉलोइंग दिस लिंक। This is going to be effective for you। These are the Facebook pages। All of you can join these pages to get connected with us। And these are the channels, these are the best channel from where you can start your learning। So for different course, for different branch, we have separate channel। This channel is for electrical and electronics student for GATE and DSC preparation। For GATE and ESC preparation, this is the channel for mechanical engineering student। This is your channel, that is Unacademy GATE CE। In this channel, we are going to cover the content in Telugu language। This is a dedicated channel for the SSC, JEE or Junior Engineer exam। This is for CS student। This is for GATE previous year question discussion, electrical junction, engineering पाठशाला and GS terminal। For GS, we have separate channel, that is GS terminal। तो yes, आप इन किसी भी चैनल के साथ अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो रिकमेंड दिस चैनल, यू कैन ऑल्सो रेफर दिस चैनल टू योर फ्रेंड्स सो दैट they can also get benefited, so that they can also start their preparation। So I hope till now I am clear with all these points। इन सारी पॉइंट्स के साथ मैं क्लियर हूं। ओके, तो लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं हाईवे क्रैश कोर्स में, तो हाईवे इंजीनियरिंग का क्रैश कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं हम लोग, यस और नो, आप सभी को पता है। तो इन दिस क्रैश कोर्स आई विल कवर द टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज गोइंग टू बी डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो सबसे पहले तो समझते हैं एग्जाम में क्या वेटेज है। तो यस, फ्रॉम दिस टॉपिक यू कैन एक्सपेक्ट 1 to 2 मार्क इन गेट एग्जाम। 1 to 2 मार्क क्वेश्चन इन गेट एग्जाम। आप इस टॉपिक से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं गेट एग्जाम में। अब समझते हैं रिजिड पेमेंट में क्या क्या पढ़ना है। तो एज पर आवर स्कोप, एज पर द डिमांड ऑफ आवर सिलेबस, एग्जाम की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम लोग इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करने वाले। पार्ट 1 ऑफ द डिजाइन ऑफ पेमेंट विल बी रिलेटेड टू द एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस, क्योंकि डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस हैं, डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस की वजह से डिफरेंट स्ट्रेसेस विल डेवलप। आपको ये एनालाइज करना है कि किस पर्टिकुलर स्ट्रेस के लिए मुझे अपनी रिजिड पेमेंट को डिजाइन करना है।
बेसिकली डिजाइन करना मीन्स वी हैव टू फाइंड द थिकनेस ऑल्सो, थिकनेस बताना है। तो वी विल यूज द कंसेप्ट ऑफ आरसीसी। आरसीसी में हम लोग कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, उन्हीं कंसेप्ट को अप्लाई करके हम थिकनेस निकाल सकते हैं। बट फॉर कैलकुलेटिंग द थिकनेस और फॉर डिफाइनिंग द थिकनेस, पहली रिक्वायरमेंट जो है ये आप ये बताइए कि किस स्ट्रेस के लिए, किस पर्टिकुलर स्ट्रेस कॉम्बिनेशन के लिए मुझे अपनी पेमेंट को डिजाइन करना है। अगर सिर्फ एक स्ट्रेस होता, फॉर एग्जांपल डायरेक्ट टेंशन वर देयर, डायरेक्ट स्ट्रेस कंप्रेशन विल बी देयर, और बेंडिंग टेंशन, बेंडिंग कंप्रेशन, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रेसेस के लिए मैं पेमेंट को, मैं थिकनेस को डिफाइन कर सकता था। बट हेयर वी विल फाइंड, यहां पर हम देखने वाले डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होने वाले हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इज फर्स्ट वी शुड फाइंड आउट व्हाट इज द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस, जिसके लिए मुझे अपनी पेमेंट को डिजाइन करना चाहिए। तो फॉर दैट वी विल परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। और इसके दूसरे पार्ट में हम लोग कवर करने वाले, इन पार्ट 2 वी विल कवर अबाउट द जॉइंट्स। जॉइंट्स का डिस्कशन हम लोग कंप्लीट करने वाले। इन दिस वे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर टॉपिक दैट इज डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो आई होप ये डिस्कशन सभी को क्लियर है। यस, बोथ टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट। यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस से भी आप क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हैं। जॉइंट्स वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉइंट से भी आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। क्लियर है यहां तक की सारी बातें? एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? चलो तो ठीक है, करते हैं डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट, तो इनिशियली हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट को कंपेयर किया था। तो फर्स्ट आई वांट टू डिफाइन सम पैरामीटर्स। तो कुछ डिजाइन पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं जिनकी मुझे जरूरत पड़ेगी रिजिड पेमेंट को डिजाइन करने के लिए। सर क्या मेरे पास रिजिड पेमेंट को डिजाइन करने का कोई कोड है? जैसे आपने देखा कि फ्लेक्सिबल पेमेंट को डिजाइन करने के लिए हमारे पास एक कोड था, दैट इज IRC 37 2012। इन द सिमिलर वे वी हैव कोड दैट इज IRC 58। तो IRC 58 कोड यूज करने वाले टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो पहला डिजाइन पैरामीटर की अगर मैं बात करूं जो मुझे रिक्वायर्ड, जो मुझे पता होना चाहिए, सारे पैरामीटर्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाईवे मटेरियल में हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन वी हैव डिफाइंड, यस और नो? इसको मैं रिप्रेजेंट करता था के से। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन वी हैव डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ के। क्या था ये? डिफाइन किया था आपने इसके लिए प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म किया था, और मैंने बोला था स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन। स्ट्रेस रिक्वायर्ड फॉर यूनिट डिफ्लेक्शन, दिस इज द डेफिनेशन फॉर मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। अब प्लेट पे कितना, रिजिड प्लेट में कितना डिफ्लेक्शन हो सकता है, तो वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट दैट इज गोइंग टू बी 1.18 PA अपॉन ES। ठीक है, अगर इस फॉर्मूले को यूज करके मैं यहां पर पुट करता हूं P डेल्टा की वैल्यू, तो 1.18 P इंटू A अपॉन ES। दिस P शुड कैंसिल, ये P से P कैंसिल होगा, यस और नो? और इसको मैं लिख सकता हूं, आई विल गेट K इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, ES विल बी, यहां पहुंच जाएगा ES डिवाइड बाई, क्या आने वाला है, ES डिवाइड बाई 1.18 A। 1.18 A। A इज द साइज ऑफ द प्लेट, A इज द साइज ऑफ द प्लेट। जब ये रिलेशनशिप मैं देखता हूं तो ES इज ए कांस्टेंट वैल्यू, ES इज कांस्टेंट वैल्यू, 1.18 is a constant value, means I can say K is inversely proportional to A। K जो होगा वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इस बेसिस पे मैं क्या लिख सकता हूं, कैन आई राइट K1A1 इज इक्वल टू K2A2, यस और नो? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं K1A1? तो किसी पर्टिकुलर A1 साइज की प्लेट के लिए मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन K1 है, किसी पर्टिकुलर सेकंड A2 साइज के लिए मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन K2 है। यही हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, डिस्कस किया था। प्लेट साइज तो क्या था, करेक्शन फॉर, इट वाज द करेक्शन फॉर प्लेट साइज। तो जनरली यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। आपको पूछा जा सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल जो स्टैंडर्ड साइज प्लेट था इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, जो स्टैंडर्ड साइज ऑफ प्लेट था दैट वाज 75 सेंटीमीटर। तो इफ इन केस इन द फील्ड द 75 सेंटीमीटर प्लेट इज नॉट अवेलेबल,
तो आप उसके लिए मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन नहीं निकाल सकते फील्ड में प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली। फॉर दैट व्हाट वी विल डू, जिस भी साइज की प्लेट अवेलेबल है उस प्लेट के साइज के लिए मैं सबसे पहले मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन को निकाल लूंगा। तो फॉर एग्जांपल A1 साइज का प्लेट अवेलेबल था, उसके लिए मैं कैलकुलेट कर लूंगा K1 की वैल्यू को। A2 मुझे पता है स्टैंडर्ड साइज, अब मैं इन रिजल्ट्स को कन्वर्ट करना चाह रहा हूं स्टैंडर्ड साइज के रिजल्ट में। तो स्टैंडर्ड साइज ऑफ द प्लेट इज 75 सेंटीमीटर। तो फ्रॉम दिस करेक्शन फैक्टर K1 is known to me, A1 is known to me, A2 is known to me, I can find the value of K2. Yes, तो इन 4 पैरामीटर में अगर कोई भी 3 पैरामीटर मुझे पता है तो मैं चौथे पैरामीटर को कैलकुलेट कर सकता हूं। यस और नो? तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सॉइल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए देखो, सॉइल की अगर मैं बात करूं तो जब मैं फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन कर रहा था, तो वहां पर मैंने सॉइल की बातों को समझने के लिए CBR टेस्ट परफॉर्म किया था। जब मैं रिजिड पेमेंट डिजाइन करूंगा तो सॉइल की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए मैं प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करूंगा, और उसी प्लेट लोड टेस्ट के बेसिस पर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, दैट इज K। तो दिस इज आवर फर्स्ट डिजाइन पैरामीटर। इसकी मुझे आगे जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये टर्म यूज होगा, इसलिए मैंने इसको पहले ही डिफाइन कर लिया कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन होता क्या है और मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है कहानी यहां तक? ये बात क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म। दिस इज आवर फर्स्ट डिजाइन पैरामीटर, दैट इज मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। आई होप द डिस्कशन ऑफ दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट पैरामीटर में डिफाइन करता था, अगर आपको याद हो, that is the radius of relative stiffness, और इस रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा विद द हेल्प ऑफ स्मॉल l। इसके लिए नोटेशंस हम लोग लेने वाले हैं स्मॉल l। सर इसकी वैल्यू क्या होती है? L इज इक्वल टू EH क्यूब अपॉन 12K 1 माइनस म्यू स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। डायरेक्टली ऑल द वैल्यूज विल बी गिवन टू यू। इस फॉर्मूले में जो भी टर्म है, वी विल डिस्कस कौन सा टर्म की वैल्यू क्या है। ये सारी वैल्यूज आपको पता होंगी। आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कैलकुलेट द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से उसको निकाल सकते हैं। वेयर ई क्या है? इट इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जो भी आप कंक्रीट की स्लैब बना रहे हैं तो सीसी स्लैब की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? दैट वी कैन कैलकुलेट। H इज द थिकनेस ऑफ पेमेंट। पेमेंट की थिकनेस कितनी होने वाली है, या फिर मैं बोल सकता हूं स्लैब की थिकनेस क्या है। तो फॉर एग्जांपल वी हैव कंस्ट्रक्टेड द स्लैब लाइक दिस। ये एक स्लैब बनाई है, दिस विल बी योर थिकनेस ऑफ द स्लैब। क्लियर? वेयर म्यू इज द पॉइजंस रेशियो, और इस पॉइजंस रेशियो की वैल्यू होने वाली है कंक्रीट के लिए 0.15। तो नाउ आई नो व्हाट इज L क्या है मुझे पता है, E क्या है पता है, H पता है, K अभी आपने डिफाइन किया है। K वाज द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर ये सारी बातें क्लियर है तो मैं रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकाल सकता हूं। ये अपना सेकंड डिजाइन पैरामीटर था। देख लो, अच्छा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कई बार तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा गया अलग अलग एग्जाम में, और गेट में अगर मैं बात करूं तो इसके एप्लीकेशन मतलब वैल्यूज विल बी प्रोवाइडेड टू यू। आपको कैलकुलेट करना होगा रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। क्लियर है बेटा? सीधा नेक्स्ट पैरामीटर, अगले पैरामीटर की बात कर लेते हैं। अगला डिजाइन पैरामीटर है इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन। इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग सेक्शन का इक्विवेलेंट रेडियस कैसे निकालें? तो इसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं स्मॉल b से। इसके दो वैल्यू याद रखनी। b विल बी इक्वल टू √1.6a² प्लस h² माइनस 0.675h, और इसकी दूसरी वैल्यू होने वाली दैट विल बी a। सर कब किस केस में कौन सा फॉर्मूला वैलिड होगा? अगर आपकी साइज का प्लेट
इफ ए इज लेस देन 1.724 H, और अगर आपका ए ज्यादा है या बराबर है 1.724 H के, इन दैट केस वी विल बी डायरेक्टली योर साइज ऑफ द प्लेट, योर साइज ऑफ द प्लेट वेयर ए इज द, ए क्या है, रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया, रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया। तो पेवमेंट और टायर का जहां पर कॉन्टेक्ट हो रहा है उस एरिया का क्या रेडियस है, दैट इज डिफाइंड एज ए। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रजिस्टिंग सेक्शन फॉर द रिजिड पेमेंट। तो तीन पैरामीटर आपको ध्यान रखने जो मुझे पता होने चाहिए। इन तीनों पैरामीटर की मुझे जरूरत पड़ेगी। आई विल यूज द के मैं डिफाइन कर चुका हूं, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन मैंने डिफाइन किया, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ द रजिस्टिंग सेक्शन दैट इज बी, और मैंने डिफाइन किया रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस दैट इज स्मॉल एल। आई होप आप सभी को ये तीनों पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है, यस और नो। चलो तो अब अपनी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अवर एनालिसिस और देखते हैं क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है। वन बाय वन वी विल परफॉर्म अवर डिटेल्ड एनालिसिस। लेट्स सी। तो सबसे पहला पार्ट मैंने बोला था कि एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। सर क्यों एनालिसिस इंपॉर्टेंट है? तो फॉर एग्जांपल कोई भी एक रिजिड पेमेंट मैं बना रहा हूं, लेट्स सी, कोई भी एक रिजिड पेमेंट का मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज अवर रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट मतलब कंक्रीट की स्लैब ही होने वाली। तो ये मान लो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपने डायमेंशन डिफाइन कर दी LX, ये लेटरल डायरेक्शन में आपने डायरेक्शन डिफाइन कर दी LY, एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ द पेमेंट। मुद्दा ये है कि इसमें अलग अलग तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। सर कौन कौन से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे? तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। इस रिजिड पेमेंट में कौन कौन से स्ट्रेसेस आते हैं? तो इसमें बेसिकली दो तरीके के स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। एक तो होगा आपका स्ट्रेसेस ड्यू टू व्हील लोड, व्हील लोड की वजह से कुछ स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं, और स्ट्रेसेस ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन होगा। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी स्ट्रेसेस डेवलप होने वाले हैं। तो व्हील लोड स्ट्रेसेस विल बी देयर, व्हील लोड स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं और टेम्परेचर स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, व्हील लोड स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस जो व्हील लोड की वजह से रिजिड पेमेंट में डेवलप हो रहे हैं उनको बोलते हैं व्हील लोड स्ट्रेसेस। टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से रिजिड पेमेंट में जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होने वाले हैं उनको हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर स्ट्रेसेस। अभी आगे चल के जब हम लोग बात करेंगे तो वी विल सी देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ टेम्परेचर स्ट्रेसेस। टेम्परेचर स्ट्रेसेस को भी अगर मैं डिवाइड करूं तो दो तरीके के टेम्परेचर स्ट्रेसेस मुझे देखने को मिल सकते हैं। सर कौन कौन से स्ट्रेसेस देखने को मिलेंगे? पहला, यू विल फाइंड द वार्पिंग स्ट्रेसेस। पहले टेम्परेचर स्ट्रेसेस जो डेवलप हो सकते हैं उनको मैं बोल सकता हूं वार्पिंग स्ट्रेसेस, और दूसरे जो हो सकते हैं दैट इज योर फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। सर ये वार्पिंग स्ट्रेसेस क्या होते हैं, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस क्या होते हैं? बेटा ये दोनों ही टेम्परेचर स्ट्रेसेस होते हैं। ऑल दीज 2 पॉइंट्स आर टेम्परेचर स्ट्रेसेस। बट कैसे डिफाइन किया गया है? देखो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा तो टेम्परेचर के स्ट्रेसेस आएंगे, यस और नो। अगर कभी भी कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर और फील्ड टेम्परेचर, इन दोनों टेम्परेचर के बीच में कोई डिफरेंस होगा तो देयर विल बी टेम्परेचर स्ट्रेसेस। ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन एक्सपेंशन में भी अकर, कॉन्ट्रैक्शन में भी अकर, या तो एक्सपेंशन हो सकता है या तो कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। पूरी की पूरी पेमेंट एक्सपेंड करना चाह रही है, पूरी की पूरी स्लैब कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही, ऑब्वियसली देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द स्ट्रेसेस, यस और नो। उन्हीं स्ट्रेसेस की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है। हर स्ट्रेस की, लेट मी कंक्लूड, एक बार समझ लेते हैं। जितने भी मैंने स्ट्रेसेस लिखे तो अब मैं बोल सकता हूं कि इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट तीन तरीके के स्ट्रेसेस की मुझे बात करनी है। पहला है व्हील लोड स्ट्रेसेस, दूसरा है वार्पिंग स्ट्रेसेस, और तीसरा है फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। सर वार्पिंग स्ट्रेसेस क्या है? जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं ड्यू टू डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। सर ये डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर रोड में, किसी पर्टिकुलर पेमेंट में दिन के 12 बजे ड्यूरिंग डे टाइम 12 PM 12 में आपको जो टेम्परेचर मिलने वाला है उसी रोड पे, उसी पेमेंट पे, उसी दिन रात को 12 बजे टेम्परेचर अलग होगा, यस और नो। तो ये जो टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है डेली बेसिस पे, इसकी वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ये टेम्परेचर का वेरिएशन केवल डेली बेसिस पे नहीं हो सकता है, ये टेम्परेचर का वेरिएशन सीजनल बेसिस पे भी हो सकता है, सीजनल बेसिस पे भी हो सकता है।
तो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस विल डेवलप ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। सीजनल वेरिएशन जो होगा, फॉर एग्जांपल उसी लोकेशन पे विंटर पे अलग टेम्परेचर होगा और समर पे उसी पर्टिकुलर टाइम पे टेम्परेचर क्या होगा, अलग होगा। तो दोनों ही केसेस में टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक कैटेगरी में डिफाइन कर दिया, दैट इज टेम्परेचर स्ट्रेसेस। क्लियर है बेटा? तो कौन कौन से स्ट्रेसेस है, अब इसकी पूरी एनालिसिस परफॉर्म करने वाले हैं। तो आई एम इंट्रोड्यूसिंग द टर्म वन बाय वन, मैं सारे टर्म्स को एक एक करके इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस, चलो सर करना क्या है, व्हाट वी हैव टू डू, एक बार इसको समझ लेते हैं। तो एज पर आवर स्कोप, एज पर आवर स्कोप, एज पर आवर सिलेबस, एज पर आवर नीड ऑफ एग्जाम, 3 तरीके के स्ट्रेसेस सर आपने बताए। पहला था व्हील लोड स्ट्रेसेस, व्हील लोड स्ट्रेसेस। दूसरा आपने डिफाइन किया, सेकेंड वी हैव डिफाइंड वार्पिंग स्ट्रेसेस, वार्पिंग स्ट्रेसेस। एंड थर्ड वी हैव डिफाइंड फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। चलो एक बार कंक्लूड कर देता हूं। ये आ रहे थे ड्यू टू व्हील लोड, ड्यू टू व्हील लोड। ये स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे ड्यू टू डेली टेम्परेचर वेरिएशन, ड्यू टू डेली टेम्परेचर वेरिएशन। और सीजनल स्ट्रेसेस आ रहे थे ड्यू टू सीजनल, फ्रिक्शनल इसको बोला, सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? हर स्ट्रेस का, ये तीनों स्ट्रेसेस के 2 पैरामीटर मुझे पता होने चाहिए। किसी भी स्ट्रेसेस के 2 पैरामीटर मैं निकालना चाहता हूं। एक तो मैं उसका निकालना चाह रहा हूं मैग्नीट्यूड, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द नेचर ऑफ दैट स्ट्रेसेस। नेचर की मैं बात करूं तो ये स्ट्रेसेस जो हैं वो कंप्रेसिव हैं, कंप्रेसिव नेचर के हैं या फिर टेंसाइल नेचर के हैं, ये मैं निकालना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि हम लोग कंक्रीट को एज अ मटेरियल यूज कर रहे हैं फॉर द डिजाइनिंग ऑफ रिजिड पेमेंट। और कंक्रीट की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो कंक्रीट की एक बेसिक प्रॉपर्टी मुझे पता है कि कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, कंक्रीट टेंशन में वीक होती है एंड कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन। तो जितने भी टेंसाइल स्ट्रेसेस, जब कभी भी कंक्रीट पे टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे तो कंक्रीट विल बी अंडर डेंजर, यस और नो? कंक्रीट को टेंशन पसंद नहीं है, टेंशन कंक्रीट बियर नहीं कर सकता, इसीलिए आप कंक्रीट के साथ स्टील को यूज करते हैं एज अ रीइंफोर्समेंट मटेरियल, एज अ रीइंफोर्समेंट मटेरियल। तो अगर कोई ऐसे स्ट्रेसेस हैं, वो व्हील लोड स्ट्रेसेस हो सकते हैं, वो वार्पिंग स्ट्रेसेस हो सकते हैं, वो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस हो सकते हैं, जो कि टेंसाइल है नेचर में, वो मेरे लिए क्रिटिकल कंडीशन है, वो कंक्रीट के लिए क्रिटिकल कंडीशन है। इसीलिए मैंने बोला कि हर तीनों स्ट्रेस की अगर मैं बात करूं तो 2 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे पता होने चाहिए बिफोर डिजाइनिंग, अदरवाइज वी विल नॉट एबल टू डिजाइन। अब ये इंडिविजुअली, अब समझना प्रॉब्लम क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि ये स्ट्रेसेस एक एक करके नहीं लग रहे। दीज स्ट्रेसेस विल एक्ट साइमल्टेनियसली। आपकी एक पेमेंट पे किसी एक लोकेशन पे व्हील लोड स्ट्रेसेस भी डेवलप हो रहे हैं, वार्पिंग स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस भी डेवलप होंगे, जिसकी वजह से इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज द व्हाट शुड बी द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन। क्योंकि इन तीनों स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड अलग होगा, इन तीनों स्ट्रेसेस का नेचर अलग होगा किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो उसी मैग्नीट्यूड और नेचर को कैलकुलेट करने की हम लोग क्या करने वाले हैं, कोशिश करने वाले हैं। बोलो बेटा, क्लियर है? तो देखो मैग्नीट्यूड इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीट्यूड के लिए वी हैव वेरियस इंपीरिकल इक्वेशंस। हमारे पास बहुत सारे इंपीरिकल इक्वेशंस हैं जिनकी हेल्प से मैं मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर सकता हूं। बट नेचर वी शुड अंडरस्टैंड, नेचर का मुझे यूज है क्योंकि मैं देखना चाह रहा हूं कि टेंशन कहां कहां डेवलप हो रहा है, इनमें से कौन कौन से स्ट्रेसेस हैं दैट आर टेंसाइल इन नेचर, दैट आर टेंसाइल इन नेचर। क्लियर है यहां तक की बातें? स्टार्ट करें एक एक का डिस्कशन। तो तीनों स्ट्रेसेस के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द व्हील लोड स्ट्रेसेस, वी विल टॉक अबाउट द वार्पिंग स्ट्रेसेस, वी विल टॉक अबाउट द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। सो वी स्टार्ट अवर डिस्कशन। यहां तक की कहानी समझ पा रहा हूं, यस और नो? तो आज हम लोग खत्म करेंगे, आज रिजिड पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। चले स्टार्ट करें।
ओके, लेट्स सी द डिस्कशन। लेट्स सी द डिस्कशन। पहला स्ट्रेस की बात कर लेते हैं, दैट इज व्हील लोड स्ट्रेसेस। दैट इज व्हील लोड स्ट्रेसेस। फिर से मैं लिख देता हूं, ये स्ट्रेसेस क्यों आ रहे थे? ड्यू टू व्हील लोड, ड्यू टू व्हील लोड ऑन रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट में जो मेरा व्हील लोड का मूवमेंट हो रहा था, उस व्हील लोड की वजह से स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे, जिनको मैंने बोला व्हील लोड स्ट्रेसेस। चलो, इनको एनालाइज करने के लिए जो मेरी रिजिड पेमेंट की एक स्लैब थी, तो फॉर एग्जांपल दिस वाज आवर स्लैब। इस स्लैब को मैंने अलग अलग रीजन में डिवाइड किया। कैसे रीजन में डिवाइड किया? तो फॉर एनालिसिस वी हैव डिवाइडेड दिस स्लैब इन द डिफरेंट डिफरेंट रीजन। तो फॉर एग्जांपल दीज आर योर कॉर्नर्स, इनको आपने बोला कॉर्नर, ठीक है। इस रीजन को आपने बोला इंटीरियर, इस रीजन को क्या मैं बोल रहा हूं? इंटीरियर। और सिमिलरली इन रीजन्स को मैं बोल देता हूं, लेट्स से दीज आर योर एजेस। क्या बोल रहा हूं मैं इनको? एजेस। तो येलो वन आर एजेस, दिस इज योर कॉर्नर्स सी, एंड दिस इज योर इंटीरियर रीजन। लिख देता हूं यहां पर, आई स्टैंड फॉर इंटीरियर रीजन, इंटीरियर रीजन। सी स्टैंड फॉर कॉर्नर रीजन, कॉर्नर रीजन। एंड ई स्टैंड फॉर एजेस, ई स्टैंड फॉर एजेस। आपने पूरी स्लैब को 3 रीजन्स में डिवाइड कर लिया ताकि मैं इनको एनालाइज कर पाऊं। जस्ट ट्राई टू विजुलाइज, विजुलाइज करिए। एक व्हील लोड है आपका, वो व्हील लोड एक बार एजेस के रीजन पे है, वो व्हील लोड एक बार इंटीरियर के रीजन पे है, वो व्हील लोड एक बार कॉर्नर्स के रीजन पे। कुछ भी हो जाए, व्हील लोड किसी भी लोकेशन पे हो, द वैल्यू ऑफ व्हील लोड इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। व्हील लोड की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं कर रही है, यस और नो? व्हील लोड की वैल्यू चेंज नहीं करने वाली। इसका मतलब क्या है? मैंने कहीं पढ़ा था स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जहां पर भी एरिया ज्यादा होगा वहां पर स्ट्रेस की वैल्यू कम होने वाली है। इफ द फोर्स इज सेम, इफ द फोर्स इज सेम, कैन आई से लाइक दिस? बोलो, अगर एरिया ज्यादा है तो स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होने वाली है? कम होने वाली है। अभी मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता है व्हील लोड स्ट्रेसेस के बारे में, हाँ, लेकिन इतने बेसिक नॉलेज के बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूं। तो अगर मैं व्हील लोड स्ट्रेसेस को फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट कर रहा हूं एस से, एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में हम स्ट्रेसेस निकालेंगे, तो मैं बोल सकता हूं 3 लोकेशन पे व्हील लोड स्ट्रेसेस में डिफाइन कर सकता हूं। एस एज इंटीरियर, व्हील लोड स्ट्रेसेस में इंटीरियर पे निकाल सकता हूं, एस एट एज एंड एस एट कॉर्नर। तो ये कहां पर डिफाइन कर रहा हूं? इंटीरियर पे, इंटीरियर पे। ये कहां पर डिफाइन कर रहा हूं? एज पे। ये कहां पे डिफाइन कर रहा हूं? कॉर्नर पे, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द सीक्वेंस, व्हाट शुड बी द ऑर्डर? सबसे ज्यादा व्हील लोड स्ट्रेसेस कहां पर मिलेंगे? जहां का एरिया सबसे कम है, यस और नो? जहां का एरिया सबसे कम है वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेसेस इज गोइंग टू बी मोर, बिकॉज हर कंडीशन पे जो व्हील लोड है P, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। P इज सेम इन ऑल द लोकेशन, P सभी लोकेशंस पे सेम है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? यस, द एरिया ऑफ द कॉर्नर इज वेरी लेस। सबसे कम जो एरिया होगा इन तीनों में वो कॉर्नर्स का है। मतलब स्ट्रेसेस जो कॉर्नर पे होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे, स्ट्रेसेस जो कॉर्नर पे होंगे वो सबसे ज्यादा होंगे, यस और नो? उससे कम अगर मैं बात करूं तो एजेस पे इंटरमीडिएट होगा, एजेस पे, और इंटीरियर पे सबसे कम, इंटीरियर पे सबसे कम स्ट्रेसेस होंगे। दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ दीज स्ट्रेसेस। अभी तक ना ही मुझे इनका मैग्नीट्यूड पता है और ना ही कोई ऐसा तरीका पता है जिनकी हेल्प से मैं इन तीनों स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड निकाल सकूं, और अभी तक मुझे इनका नेचर भी नहीं पता है, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस, बट एज पर द बेसिक फंडामेंटल डिस्कशन, फंडामेंटल डिस्कशन जो मुझे पता था उसके बेसिस पे मैं ये ऑर्डर बता सकता हूं कि दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेसेस। कॉर्नर पे सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस होंगे व्हील लोड की वजह से। इंटरमीडिएट लेवल पे मैं अगर बात करूं तो एजेस पे स्ट्रेसेस होने वाले, क्योंकि एजेस का एरिया इंटरमीडिएट है और इंटीरियर का एरिया सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इंटीरियर पे स्ट्रेसेस जो होंगे वो सबसे कम होंगे फॉर द सेम व्हील लोड, यस और नो? फॉर द सेम व्हील लोड। क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ या पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन?
चले आगे। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो व्हील लोड स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं? अभी मैंने बताया वी हैव वेरियस इंपीरिकल मेथड, मेरे पास बहुत सारे इंपीरिकल मेथड से इंपीरिकल इक्वेशन है। विद द हेल्प ऑफ दैट इक्वेशंस वी कैन फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो अगर व्हील लोड स्ट्रेसेस की बात करूं तो इनको फाइंड करने के लिए मेरे पास वेस्टरगार्ड की इक्वेशन है, मेरे पास वेस्टरगार्ड्स की इक्वेशन है। तो एज पर वेस्टरगार्ड इक्वेशन उन्होंने 3 इक्वेशन आपको बताई कि अगर आपको इंटीरियर पे स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं तो यू कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन 316 p अपॉन h स्क्वायर 4 log बेस 10 L by B प्लस 1.069। यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रेसेस, कौन से स्ट्रेसेस? व्हील लोड स्ट्रेसेस एट द इंटीरियर रीजन विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, जहां पर P आपका व्हील लोड है, H थिकनेस ऑफ द पेमेंट है, L आपने बात किया था रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस था, B था इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, और इन्हीं को मैंने पहले डिफाइन किया था बिकॉज उनकी मुझे जरूरत पड़ने वाली थी टू कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एट द इंटीरियर। क्लियर है बेटा? अगर मैं बात करूं सेकंड इक्वेशन की, आप अगर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एजेस पे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस शुड बी इक्वल टू 0.572 p डिवाइड बाई h स्क्वायर 4 log बेस 10 L by B प्लस 0.359 प्लस 0.359। यू कैन कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एट इंटीरियर विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। सर एक जगह और बच गया, वो कॉर्नर पे था। तो स्ट्रेसेस एट द कॉर्नर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 3p अपॉन h स्क्वायर L माइनस a√2 बाई L होल टू द पावर 0.6 होल टू द पावर 0। दिस इज 1, सॉरी दिस इज 1, L तो इधर होने वाला ना, दिस इज 1 माइनस that is going to be 1 minus a√2 by L whole to the power 0.6। तो from these equations were provided by the Westergaard। तो from objective point of view no need to remember this equation, objective point of view से इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये तीनों स्ट्रेसेस आपने निकाल लिए, लेकिन जब आपने इन 3 स्ट्रेसेस को कैलकुलेट किया एज दीज इक्वेशंस वर द एम्पिरिकल इक्वेशन, ये एम्पिरिकल इक्वेशंस थी, तो आपने अभी बोला कि कंसेप्चुअली क्या होना चाहिए, कंसेप्चुअली। और अगर मैं बात करूं एज पर आईआरसी भी बोलता है कि सबसे कम स्ट्रेसेस जो होंगे वो होंगे इंटीरियर पे, उससे ज्यादा स्ट्रेसेस एज पे होंगे, और सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस कॉर्नर पे होंगे, सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस कॉर्नर पे होंगे। दिस इज द ऑर्डर सजेस्टेड बाय द आईआरसी, दिस इज द ऑर्डर सजेस्टेड बाय द आईआरसी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जब आपने वेस्टरगार्ड इक्वेशन को लगाया, जब आप वेस्टरगार्ड इक्वेशन को लगा रहे थे, तो जो वेस्टरगार्ड इक्वेशंस के रिजल्ट्स आ रहे थे एज पर द वेस्टरगार्ड इक्वेशन रिजल्ट्स, वो रिजल्ट्स इस ऑर्डर पे नहीं थे, वो स्ट्रेसेस इस ऑर्डर पे नहीं थे। क्या देखा गया? इन्होंने बोला कि इंटीरियर पे तो स्ट्रेसेस सबसे कम आएंगे, लेकिन एज पर द वेस्टरगार्ड इक्वेशन कॉर्नर पे जो स्ट्रेसेस थे वो इंटरमीडिएट थे, और एज पे जो स्ट्रेसेस थे वो मैक्सिमम थे, एज पे जो स्ट्रेसेस थे वो मैक्सिमम थे, जो कि कंसेप्चुअली सही नहीं है। यस और नो? बिकॉज अभी हमने देखा जहां पर भी एरिया ज्यादा था वहां पर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होने वाली, कम होने वाली है। तो एज पर आईआरसी ये गेम चल रहा है, वेस्टरगार्ड साहब बोल रहे हैं ये आ रहा है, इसका मतलब देयर इज सम करेक्शन रिक्वायर्ड, यहां पर कुछ करेक्शंस आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। तो कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूं कि ये 2 इक्वेशन जो थी वो गड़बड़ थी। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, तो देयर इज करेक्शन रिक्वायर्ड। सो इन इक्वेशन 2 and 3, इन इक्वेशन 2 and 3 करेक्शन इज रिक्वायर्ड, बोल सकते हैं ऐसा, करेक्शन इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इनके रिजल्ट्स प्रैक्टिकल रिजल्ट्स के साथ मैच नहीं कर रहे। द स्ट्रेसेस गिवन बाय द इक्वेशन, द रिजल्ट्स गिवन प्रोवाइडेड बाय द इक्वेशन 2 and इक्वेशन 3 आर नॉट मैचिंग विद द, ये मैच नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के साथ। यस और नो? ठीक है, कोई बात नहीं। इन्हीं के फिर एक स्टूडेंट्स थे, तो इसी रिसर्च को कंटिन्यू किया टेलर्स ने इस इक्वेशन को कंटिन्यू करा और बोला कि जो अगर आप एसई की वैल्यू जो इक्वेशंस थी जो वेस्टरगार्ड ने बताई थी उसको चेंज कर दीजिए और इस इक्वेशन से आप एसई डैश निकालिए। क्या निकालें?
तो 0.529 p अपॉन एच स्क्वायर 1 प्लस 0.54 म्यू 4 log बेस 10 4 log बेस 10 L बाई बी प्लस L log बेस 10 b minus 0.4048. दिस वॉज द इक्वेशन प्रोवाइडेड बाय द टेलर। मतलब वेस्टरगार्ड की एज की जो इक्वेशन थी, वेस्टरगार्ड की एज पे स्ट्रेस कैलकुलेट करने की जो इक्वेशन थी, उसको मॉडिफाई कर दिया टेलर ने और अपनी इक्वेशन प्रोवाइड की, दैट इज द मॉडिफाइड टेलर्स इक्वेशन, दैट इज एससी डैश। ठीक है। सिमिलरली एक महान दूसरे प्राणी है, उनका नाम था कैलीज, उनका नाम था कैली। कैली ने कॉर्नर वाली इक्वेशन को मॉडिफाई किया और इन्होंने बोला दिस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 3p अपॉन एच स्क्वायर 1 माइनस a√2 by L whole to the power 1 by 2. From this equation you can calculate the exact or the correct stresses at the corner. कहानी समझ में आ रही है? तो पहले 3 इक्वेशन बताई थी वेस्टरगार्ड ने, पहले ये 3 इक्वेशंस बताई थी वेस्टरगार्ड ने, बट ये इनके रिजल्ट्स जो थे वो प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन से मैच नहीं कर रहे थे और ये एज पर आईआरसी या फिर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे भी हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोगों ने डिफाइन किया था दिस शुड बी द ऑर्डर। बट गेम ये आ रहा था नाउ, जब आप इन मॉडिफाइड इक्वेशन को यूज करेंगे तो मैं लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 4 एंड 5, 2 और 3 को हटा दिया अपन ने, तो 1 4 5 के बेसिस में बात करूं तो सबसे कम स्ट्रेसेस आएंगे इंटीरियर पे। इंटीरियर के लिए हम लोग अभी भी वेस्टरगार्ड इक्वेशन को यूज करेंगे, बट इंटरमीडिएट लेवल के जो स्ट्रेसेस होंगे वो एजेस पे होंगे और इसके लिए हम लोगों ने डिफाइन किया एसटी डैश, और सबसे ज्यादा स्ट्रेसेस जो होंगे वो कॉर्नर पे होंगे, दैट वी हैव डिजाइन एसटी डैश। और अगर ऐसा हो गया तो सही है फिर, यस और नो। यही तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन भी बोलते थे और अब यही इक्वेशंस भी शो कर रही हैं, दैट मीन्स वी कैन यूज द मॉडिफाइड इक्वेशन, तो फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू नो नीड टू रिमेंबर ऑल दिस इक्वेशन, इन इक्वेशंस को याद करने की जरूरत नहीं है, बट वी शुड नो कि हाँ व्हील लोड की वजह से अगर स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने तो मेरे पास ऐसी कुछ इक्वेशंस अवेलेबल हैं जिनको मैं वेस्टरगार्ड इक्वेशन बोल सकता हूं, जिनको मैं कैलीज इक्वेशन बोल सकता हूं, जिनको मैं कैली इक्वेशन तो बोल दिया ना लोगों ने, अरे बोलो हाँ है ना। तो वेस्टरगार्ड ने 3 इक्वेशंस दी, फिर आपने टेलर्स एंड कैलीज की मॉडिफाइड इक्वेशन को देखा और फाइनली हम लोगों ने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस को, प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को अचीव करने क्या की कोशिश की। ऑल दीज आर एम्पिरिकल इक्वेशंस, तो यहां पर आप इन इक्वेशंस को यूज करके इसके वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कैसे कैलकुलेट करूं मैं मैग्नीट्यूड किसका, व्हील लोड स्ट्रेसेस का, ये गेम था। ये गेम क्लियर है या नहीं? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर यहां तक का डिस्कशन क्लियर है तो फिर आगे चलें। चलो, तो वी विल ऑल्सो सी द नेचर भी देख लेते हैं, अभी देख लें। चलो नेचर देखो, नेचर ऑफ व्हील लोड स्ट्रेस, नेचर ऑफ व्हील लोड स्ट्रेसेस। चलो, तो व्हील लोड स्ट्रेसेस की अगर मैं बात करूं तो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारी पेमेंट थी और इस पेमेंट पे तुम्हारा ये व्हील लोड आ रहा है, दैट इज पी, दिस इज द व्हील लोड पी। ऑब्वियसली अगर ये व्हील लोड यहां पर आएगा तो हाउ दिस पेमेंट विल डिफ्लेक्ट, ये पेमेंट कैसे डिफ्लेक्ट करने वाला है? कैन आई से दिस पेमेंट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, दिस पेमेंट विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस, हाँ या ना? गलत हो गया, वेट दोबारा से बना देता हूं। चलो, तो फॉर एग्जांपल ये अपनी पेमेंट थी, ये कोई एक सीसी की स्लैब है, सीसी की स्लैब है, यहां पर आपने बोला सर ये व्हील लोड आ रहा है, दैट इज पी। इस व्हील लोड की वजह से द डिफ्लेक्शन प्रोफाइल विल बी समथिंग लाइक दिस, ये कुछ भी आपका स्लैब इस तरीके से डिफ्लेक्ट करने वाला है, द डिफ्लेक्शन प्रोफाइल विल बी समथिंग लाइक दिस, यस और नो? क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी अगर थिकनेस h थी तो ये टॉप पॉइंट होने वाला है पेमेंट का, एंड दिस विल बी द बॉटम। तो टॉप पे जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं दैट आर कंप्रेसिव इन नेचर, एंड बॉटम पे जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं ड्यू टू द व्हील लोड दैट आर टेंसाइल इन नेचर। मैग्नीट्यूड कितना होगा वो आपने निकाल लिया, और ये जो एनालिसिस मैं परफॉर्म कर रहा हूं ये 2 रीजन पे वैलिड है। कौन कौन से? इंटीरियर और एज पे।
इन इंटीरियर एंड एज रीजन द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। इंटीरियर और एज के रीजन में सिचुएशन इस तरीके का होने वाला है, यस और नो। बट व्हाट अबाउट इन द केस ऑफ, अगर मैं बात करूं कॉर्नर रीजन की, अगर मैं बात करूं कॉर्नर रीजन की, तो कॉर्नर में ऐसा गेम नहीं होगा। अगर ये पेमेंट है, कॉर्नर पे कोई लोड आ रहा, फॉर एग्जांपल द लोड इज पी, तो ड्यू टू दिस लोड, इस लोड की वजह से द पेमेंट विल बेंड समथिंग लाइक दिस। डायग्राम इज नॉट इन स्केल, डायग्राम स्केल पे नहीं है, इतना बेंड नहीं करेगा, इतना डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बट टू विजुअलाइज यू करेक्टली किस तरीके से क्या पैटर्न होने वाला, तो कह रहे से ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन बिहेवियर, top, this is the top and this is the bottom of your payment and this is your thickness, this is your thickness. Can I say top will be under tension, top पे टेंशन होने वाला है और bottom will be under compression, yes or no? bottom will be under compression, बोल सकते हैं ऐसा, yes or no? तो व्हील लोड स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हम लोगों ने वेस्टरगार्ड, टेलर और कैलीज इक्वेशन से निकाला। व्हील लोड स्ट्रेसेस का नेचर क्या होगा, इंटीरियर पे, एज पे, कॉर्नर पे, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस। तो आई होप यहां तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है। आई होप यहां तक का द डिस्कशन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। तो चलो, तीन तरीके के स्ट्रेसेस की हम लोग बात कर रहे थे। एक स्ट्रेसेस था व्हील लोड स्ट्रेसेस, व्हील लोड स्ट्रेसेस, और इस व्हील लोड स्ट्रेसेस का नाउ आई नो द मैग्नीट्यूड, इसका मुझे मैग्नीट्यूड निकालना भी आता है और इसका मुझे अलग अलग लोकेशन पे नेचर भी समझ में आ गया, यस और नो। नाउ आई नो द वे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ दिस व्हील लोड स्ट्रेसेस। पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक की कहानी क्लियर है, यस और नो। चलो अगला देखते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वार्पिंग स्ट्रेसेस। फिर से मैं लिख रहा हूं बेटा, बिकॉज ऑल दीज पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। जो जो पॉइंट मैं बार बार लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट है। ये डेवलप हो रहे स्ट्रेसेस ड्यू टू द डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, ड्यू टू द डेली वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, यस और नो। ठीक है, क्या हो रहा था, तो जब कभी भी डेली टेम्परेचर का वेरिएशन होगा, देखो टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से योर स्लैब विल ट्राई टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। आपकी स्लैब एक्सपेंशन चाहेगी या कॉन्ट्रैक्शन चाहेगी, बट एज यू नो देयर विल बी रेजिस्टेंस होगा। तो द स्ट्रेसेस, द टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर अपोजिट इन नेचर, दैट वी नो। चलो देख लेते हैं, इसको एनालाइज कर लेते हैं। नेचर दैट वी विल सी। सबसे पहले इसका भी मुझे दो चीज निकालना है, इसके भी मुझे दो चीज चाहिए। फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, what will be the magnitude of these warping stresses and what will be the nature of these warping stresses. तो as I said earlier कि we have, तो as per Bradbury's साहब की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, as per Bradbury's equation we can calculate the value of warping stresses। मैं warping stresses और ये temperature stresses थे, तो इनको मैं रिप्रेजेंट करूंगा HT से, HT सिंबल से। तो कहां कहां पे मेरी पेमेंट की अगर मैं बात करूं, तो मेरे पेमेंट पे कॉर्नर रीजन्स थे, दीज आर योर कॉर्नर्स। मेरी पेमेंट पे इंटीरियर रीजन था और मेरी पेमेंट पे एज रीजन था। इन तीनों रीजन पे कितने वार्पिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, दैट आई वांट टू कैलकुलेट। तो लेट्स सी अगेन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, नो नीड टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। तो एच टी कहां पे निकाल लेते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं इंटीरियर पे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो दैट इज गिवन ई अल्फा टी बाई 2 सी एक्स प्लस म्यू सी वाई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन टू कैलकुलेट द वार्पिंग स्ट्रेसेस एट इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन पे वार्पिंग स्ट्रेसेस आप इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर अल्फा इज द थर्मल एक्सपेंशन, यस और नो, टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी की बात करने वाले। सी एक्स और सी वाई जो थे वो आपके ब्रैडबरीज के इक्वेशन थे, सॉरी कॉफिशिएंट थे। Cx and Cy were the coefficient provided by the Bradbury। अगला, अगर मैं टेम्परेचर स्ट्रेसेस निकालना चाह रहा हूं एज रीजन पे, तो वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम ऑफ, क्या कंडीशन बताएगी, मैक्सिमम ऑफ सी एक्स ई अल्फा टी बाई 2 और सी वाई ई अल्फा टी बाई 2। इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट शुड बी कंसिडर एज द
टेम्परेचर और वार्पिंग स्ट्रेसेस इन द केस ऑफ एज रीजन। बात बचती कॉर्नर की, तो HT C kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इनकी वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो E अल्फा टी डिवाइड बाई 3 1 माइनस म्यू अंडर रूट A बाई L। तो दीज वर द थ्री इक्वेशन प्रोवाइडेड बाय द ब्रैडबरीज टू कैलकुलेट द वार्पिंग स्ट्रेसेस। सर टर्म्स क्या एक बार समझा देंगे क्या? लिख देता हूं, चलो। अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अगला टर्म आ रहा था टी मैंने क्या बोला? टेम्परेचर डिफरेंस है, जो कि आपके टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम ऑफ स्लैब। तो आपकी ये स्लैब थी जिसमें थिकनेस थी, इसमें टॉप पॉइंट था, इसमें बॉटम पॉइंट था। इन दोनों के बीच में कितना टेम्परेचर डिफरेंस है, जिसको आपने बोला टी। CX और CY की अगर मैं बात करूं, जो CX और CY थे, दीज आर योर ब्रैडबरीज कॉफिशिएंट। ये आपके ब्रैडबरी के कॉफिशिएंट थे। ये बेस दैट वी कैन कैलकुलेट गिवन होंगे, दैट वी विल गिवन। L इज द रेडियस ऑफ relative stiffness that we have also calculated. तो L is equal to EH cube upon 12K 1 minus mu square whole to the power 1 by 4. With the help of this, you can calculate the all terms. Again, from objective question point of view, magnitude is not a problem. Magnitude निकालने के लिए मेरे पास empirical equations हैं, तो these all points are just for your reference. ये सारी इक्वेशन में जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये जितना भी डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. नो नीड टू रिमेंबर फॉर ऑल दिस डेटा फ्रॉम एग्जाम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर? सर ये बात तो समझ में आ गई. द मेन इंपॉर्टेंट एंड द मेन कंसर्न इज हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू अंडरस्टैंड द नेचर. वार्पिंग स्ट्रेसेस की वजह से वार्पिंग स्ट्रेसेस का जो नेचर है वो कैसा होने वाला है. तो देखो, टेम्परेचर वेरिएशन होगा, डेली बेसिस पे होगा, यस और नो. तो दो कंडीशन ले लेते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के टाइम पे एनालिसिस कर लेते हैं, और एक बार परफॉर्म कर लेते हैं एनालिसिस ड्यूरिंग नाइट टाइम. ध्यान से सुनना, ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम. तो दीज टू कंडीशंस वी आर कंसीडरिंग. इन दो इक्वेशंस, दो कंडीशंस को मैं कंसीडर कर रहा हूं. तो फॉर एग्जांपल, दिस इज योर पेमेंट. ये आपकी रिजिड पेमेंट है. इसका ये टॉप था एंड इसका ये बॉटम था, जिसकी थिकनेस आपने प्रोवाइड की. दैट थिकनेस इज स्मॉल h. ये बात भी समझ में आती. बेटा एक बात बताओ, अगर टॉप का टेम्परेचर T1 है, बॉटम का टेम्परेचर T2 है, कैन आई से दिन के टाइम पे T1 विल बी ग्रेटर देन T2? बोल सकते हैं ऐसा. T1 जो होगा वो T2 से ज्यादा होगा, और जब T1 ज्यादा होगा तो टॉप विल ट्राई टू एक्सपेंड. ये एक्सपेंड करना चाहेगा और ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा, होगा. यस और नो. लेकिन ये तो चाह रहा है ना, टेम्परेचर स्ट्रेसेस आर अपोजिट इन नेचर. ये रोका जाएगा. जब रोका जाएगा तो द स्ट्रेसेस शुड बी अपोजिट इन नेचर. दैट मीन्स आई कैन से टॉप विल बी अंडर कंप्रेशन एंड बॉटम विल बी अंडर टेंशन. दिन में टॉप और बॉटम पे स्ट्रेसेस का ये बिहेवियर होने वाला है. सर व्हाट अबाउट द नेचर? तो नेचर की तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं. यस और नो, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट अबाउट द मैग्नीट्यूड? तो मैग्नीट्यूड वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ ब्रैडबरीज इक्वेशन. ब्रैडबरी इक्वेशन से मैं नेचर्स को निकाल सकता हूं अलग अलग रीजन पे. ठीक है, तो नेचर भी निकालना सीख गए, मैग्नीट्यूड भी निकालना सीख गए वार्पिंग स्ट्रेसेस का. सर ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हाट विल हैपन? रात के समय में क्या होने वाला है ये समझो. तो रात के समय में अगेन दिस इज योर टॉप एंड अगेन दिस इज योर बॉटम. इसकी ये h थिकनेस है. टॉप का टेम्परेचर T1 है, बॉटम का टेम्परेचर T2 है. कैन आई से ड्यूरिंग नाइट आवर्स T2 विल बी ग्रेटर देन T1. और अगर ऐसा होगा तो T2 विल, मतलब बॉटम विल ट्राई टू एक्सपेंड एंड टॉप विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट. यस और नो. अगेन द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस आर गोइंग टू बी अपोजिट इन नेचर. तो ये क्या होने वाला? दैट विल बी इन कंप्रेसिव नेचर एंड दैट विल बी इन टेंसाइल नेचर. यस और नो. तो मैं बोल सकता हूं एज अ रिजल्ट क्या होने वाला? टॉप विल बी अंडर टेंशन
एंड बॉटम विल बी अंडर कंप्रेशन। ड्यूरिंग नाइट टाइम टॉप जो होगा वो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे होंगे, बॉटम पे अगर मैं बात करूं तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे होंगे। यस और नो? बोलो बेटा, कैन वी से लाइक दिस? चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सर 3 तरीके के स्ट्रेसेस आपने बताए थे। पहला था व्हील लोड स्ट्रेसेस। व्हील लोड स्ट्रेसेस, इसकी 2 पैरामीटर चाहिए थे मुझे, एक चाहिए था मैग्नीट्यूड और एक चाहिए था नेचर। मैग्नीट्यूड और नेचर, इसको मैंने निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ वेस्टरगार्ड, टेलर और कैलीस की इक्वेशन की हेल्प से, और नेचर भी मैं समझ गया। अगला स्ट्रेस आपने बोला था जो वार्पिंग स्ट्रेसेस थे टेम्परेचर स्ट्रेसेस में, उसका भी मुझे 2 चीज निकालना था। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द नेचर। मैग्नीट्यूड वी हैव कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ब्रैडबरीज इक्वेशंस। ब्रैडबरीज इक्वेशन की हेल्प से मैंने मैग्नीट्यूड निकाल दिए, और वी हैव आल्सो अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ द नेचर ऑफ द वार्पिंग स्ट्रेसेस। वार्पिंग स्ट्रेसेस के नेचर की भी हम लोगों ने क्या कर ली, बात कर ली। तो आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक की कहानी क्लियर है। एक ही स्ट्रेसेस रह गया, दैट इज योर फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। दैट इज योर फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। अगेन इसके भी मुझे 2 चीज चाहिए, एक तो मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड और एक इसका चाहिए नेचर। तो नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक एक बार सभी लोग कंफर्म करो, व्हील लोड स्ट्रेसेस और वार्पिंग स्ट्रेसेस की कहानी क्लियर है सभी को? यस और नो? डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन? बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे आपको डिफरेंट एग्जाम में कि स्ट्रेसेस, व्हील लोड स्ट्रेसेस का नेचर क्या होगा, वार्पिंग स्ट्रेसेस का नेचर क्या होगा पर्टिकुलर लोकेशन पे, टॉप पे, बॉटम पे। तो एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू विल फाइंड, और इसके कॉम्बिनेशन से एक अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, तो दैट वी विल आल्सो अंडरस्टैंड। बट उनको समझने के पहले मुझे फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस के डिस्कशन को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी विल कंप्लीट द डिस्कशन अबाउट द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। चले, should we discuss about the frictional stresses? फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस का डिस्कशन कर लें। ओके, लेट्स सी द डिस्कशन अबाउट द फ्रिक्शन। देखो फ्रिक्शन स्ट्रेसेस में गेम क्या है, इसके लिए कोई इक्वेशन नहीं चाहिए, इसके लिए कोई इक्वेशन वगैरह नहीं चाहिए, हम निकाल सकते हैं। क्योंकि फ्रिक्शनल स्ट्रेस बेसिक में जानता हूं, कोई भी स्ट्रेस हो तो मैं बोल सकता हूं दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एरिया। फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एरिया विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। यस और नो? चलो, तो लेट्स कंसीडर अ स्लैब। एक मैं सीसी की स्लैब कंसीडर करता हूं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द स्लैब वी हैव कंसीडर्ड फॉर द एनालिसिस। दिस इज द स्लैब वी हैव कंसीडर्ड फॉर द एनालिसिस। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा कंसेप्ट है, और अगर आपने समझ लिया तो यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी फॉर अंडरस्टैंडिंग द जॉइंट्स के गेम को समझने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली। तो इस स्लैब की अगर मैं बात करूं तो व्हाट विल हैपन, कैन आई से व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशन, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ दिस स्लैब? तो यस आई कैन से लाइक, ये डायमेंशन को मैं बोल रहा हूं दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। तो मतलब ये डिस्टेंस मैं ले सकता हूं दैट आई कैन कंसीडर LX, और ये आपकी विड्थ वाला हो गया, लेटरल डायरेक्शन हो गया, जिसको मैंने बोल दिया LY, and this is the thickness of the slab. This is the thickness of the slab. कहानी क्लियर है? ये एक स्लैब है, इसके नीचे सॉइल वाइल होने वाली, यस और नो? इसके नीचे सॉइल होने वाला है। व्हाट विल हैपन? तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पर जनरेट होंगे? फ्रिक्शन फोर्स विल डेवलप हियर, जहां पर आपका सॉइल और सीसी स्लैब है। दिस इज योर सीसी स्लैब, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होने वाले। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस होते थे जो कि सीजनल वेरिएशन की वजह से होते थे, ड्यू टू द सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर। चलो, तो 2 एक्सट्रीम सीजन को मैं ले सकता हूं, 2 एक्सट्रीम सीजन को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम कंसीडरिंग द एनालिसिस फॉर विंटर एंड आई एम कंसीडरिंग द एनालिसिस फॉर समर।
एक बार मैं विंटर की बात कर लेता हूं, एक बार समर की बात कर लेता हूं। अगर इस पेमेंट की कोई थिकनेस है, दैट थिकनेस इज h, इसका मतलब दिस विल बी द टॉप ऑफ द पेमेंट एंड दिस विल बी द बॉटम ऑफ द पेमेंट। अब इन स्ट्रेसेस को एनालाइज करने के लिए वी विल टेक सम अजम्पशंस। उन अजम्पशंस के बेसिस पे हम लोग इन स्ट्रेसेस के मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। कैसे? सबसे पहला अजम्पशन तो ये है कि मैं टॉप और बॉटम में फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी टेम्परेचर का वेरिएशन कंसीडर नहीं कर रहा हूं, बिकॉज दैट वी हैव कंसीडर इन द केस ऑफ वार्पिंग स्ट्रेसेस। वार्पिंग स्ट्रेसेस में हम लोगों ने इसकी बात कर रखी है, टॉप और बॉटम के बीच में कितना टेम्परेचर का डिफरेंस था। तो फॉर द एनालिसिस ऑफ फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस वी विल नॉट कंसीडर एनी टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन द टॉप एंड बॉटम। पहली बात। चलो लेट्स टॉक अबाउट वन सीजन। एक विंटर सीजन की बात करते हैं। तो अगर मैं विंटर सीजन की बात करूं तो कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल इस पेमेंट को, इस स्लैब को मैंने स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बनाया था। विंटर में आप सभी को पता है जो फील्ड टेम्परेचर होगा वो कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर से कम हो सकता है। यस और नो? फील्ड टेम्परेचर अगर कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर से कम है तो यस, दिस होल पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरी की पूरी पेमेंट क्या करने वाली है? कॉन्ट्रैक्ट करने वाली। कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगी जरा इसको देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस पेमेंट विल कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस। ये पेमेंट जो है दैट पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक दिस। ये पेमेंट कुछ इस तरीके से क्या करना चाहती है? ये पेमेंट कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही है। यस और नो? बोलो हाँ या ना। ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली यू नो दीज ऑल आर द टेम्परेचर स्ट्रेसेस। ये सभी के सभी टेम्परेचर स्ट्रेसेस है। तो समझो होगा क्या, ये इसके सेंटर पोर्शन को अगर मैं देखूं, इस पेमेंट के, इस स्लैब के अगर मैं सेंटर पोर्शन को देखता हूं तो एक गेम यहां पर चल क्या रहा, जरा ये समझते हैं। तो गेम क्या चल रहा? गेम विल बी समथिंग लाइक दिस। गेम विल बी समथिंग लाइक दिस। ये हाफ पेमेंट और हाफ पेमेंट, सेंटर रीजन की बात कर रहे हैं, ये इस तरीके से क्या करना चाह रही? कंप्रेस करना चाह रही। तुम्हें नहीं लगता जब ये कंप्रेस करना चाहेंगे तो द स्ट्रेसेस विल डेवलप इन टेंसाइल इन नेचर। यहां पर कुछ टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। यस और नो? हियर यू विल फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेसेस विल डेवलप। ये आपके टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं। बोलो हाँ या ना। दीज आर योर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप एट दिस एरिया। सेंटर वाली जो बेल्ट थी, सेंटर वाला जो हैश्ड पोर्शन आप देख पा रहे हैं, यहां पर टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होने वाले हैं ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। मुद्दा यह है कि मैं निकालना चाह रहा हूं ये जो फ्रिक्शन फोर्स था जिसकी वजह से पूरी की पूरी पेमेंट विंटर के केस में कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रही थी। तो सेंटर रीजन पे मुझे दिख रहा है द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस इन टेंसाइल। सर समर में क्या होगा? इन द समर द फील्ड टेम्परेचर विल बी मोर देन द कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर। मतलब अगर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रोड बनाई थी, इट मे बी पॉसिबल ड्यूरिंग समर डेज टेम्परेचर अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, द होल पेमेंट विल ट्राई टू एक्सपेंड ड्यू टू दिस टेम्परेचर वेरिएशन। इस टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से पूरी की पूरी पेमेंट क्या करना चाहेगी? एक्सपेंड करना चाहेगी। अगेन एट दिस सेंटर रीजन, एट दिस हैश रीज, जब पूरी पेमेंट एक्सपेंड करना चाहेगी तो नेचर ऑफ स्ट्रेसेस आर गोइंग टू बी अपोजिट, दैट विल बी कंप्रेसिव इन नेचर। तो नेचर का तो गेम खत्म ही हो गया। यहां पर अगर मैं बात करूं विंटर में तो दैट विल बी टेंसाइल इन नेचर। समर में जो होगा दैट विल बी कंप्रेसिव इन नेचर। यहां पर एक एजम्पशन मैंने ये लिया कि टॉप और बॉटम पे कोई भी टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है। टॉप एंड बॉटम पे कोई भी टेम्परेचर वेरिएशन नहीं है। जब कभी भी सीजनल वेरिएशन की वजह से टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो होल पेमेंट विल ट्राई टू एक्सपेंड और होल पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट एज पर द टेम्परेचर कंडीशन। जो भी टेम्परेचर कंडीशन होगी उसके बेसिस पे एक्सपेंशन होगा या तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। यस और नो? ये बात समझ में आ गई? मुद्दा यह है कि मुझे भी निकालना फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी। तो मैं जानता हूं सर, क्या जानता हूं? जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस विल बी इक्वल टू, जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस होते हैं वो होते हैं फ्रिक्शन का फोर्स और ये फोर्स जहां पर ऐड करेंगे
दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हाफ पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट हियर, हाफ पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट हियर। कैन आई से इफ आई नो द यूनिट वेट, अगर मुझे यूनिट वेट पता तो दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि मुझे निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स होता है फ्रिक्शन का कॉफिशिएंट इनटू नॉर्मल रिएक्शन, इनटू नॉर्मल रिएक्शन। क्या मैं इस तरीके को लिख सकता हूं, एफ इंटू वेट ऑफ हाफ स्लैब। जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स तो दूसरा साइड भी लग रहा है ना, यस और नो, या जितना फोर्स टेंसाइल पे इधर लग रहा है उतना ही तो अपोजिट, तभी तो इस सेंटर वाली बेल्ट पे आपके स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे। क्या मैं इस हाफ स्लैब का वेट निकाल सकता हूं? तो यस, इफ आई नो द यूनिट वेट दैट वी नो कंक्रीट वी आर यूजिंग, तो आई कैन से वेट विल बी इक्वल टू यूनिट वेट इनटू वॉल्यूम, यस और नो, ऐसा लिख सकते हैं। तो मैं लिख सकता हूं F इंटू वेट हो गया यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट एंड वॉल्यूम ऑफ हाफ स्लैब का वॉल्यूम। I can also like this F into gamma into what will be the volume of this half slab? This dimension is going to be Lx by 2. अगर ये पूरा Lx था तो ये डिस्टेंस होने वाली Lx by 2 and Lx by 2, Lx by 2 into Ly, Lx by 2 into Ly into H. तो this will be the value of your frictional force. ये फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होने वाली, यस और नो। अब बात कर लेते हैं एरिया की। Now we will talk about the area. किस एरिया की बात करें? These force are going to be act here. These force will act here. इसका मतलब क्या होने वाला है? We should consider this area. Yes or no? और ये एरिया मैं लिख सकता हूं that is going to be Ly into H. That area will be equal to Ly into H. Now I can calculate the value of frictional stresses. अब मैं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। That will be equal to frictional force. That will be equal to frictional force divided by area. Force we have calculated F into gamma into Lx by 2 into Ly into H divided by Ly into H. This term is going to be cancelled. इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं SF से, तो F into gamma into Lx by 2. F into gamma into Lx by 2. This will be the magnitude. This will be the magnitude of frictional stresses. यह आपके फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस का मैग्नीट्यूड होने वाला है, यस और नो। कोई दिक्कत नहीं। नेचर तो बहुत आसान था। नेचर की अगर मैं बात करूं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की, तो विंटर पे होल पेमेंट विल ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट एट द सेंटर रीजन, यू विल फाइंड द टेंसाइल स्ट्रेसेस। Summer pay, the whole payment will try to expand at the center region, you will find the compression. So in this way we can calculate nature, we can understand the nature and we can also calculate the magnitude. Nature और magnitude की हम बात कर सकते हैं, क्लियर है? अब कुछ नोट पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। तो अब मैं तीनों स्ट्रेसेस को समझ चुका हूं, उनके मैग्नीट्यूड को समझ चुका हूं और उनके नेचर को भी समझ चुका हूं। तो if I talk about the warping stresses, if I talk about the wheel load stresses, अगर मैं wheel load stress की बात कर रहा हूं, if I talk about the wheel load stresses, तो in the case of wheel load stresses क्या मैंने देखा? wheel load के केस में wheel load stresses सबसे ज्यादा थे कॉर्नर पे, सबसे कम थे इंटीरियर पे, फिर एज पे, फिर कॉर्नर पे। दिस वॉज द ऑर्डर एज पर IRC। जब आप वार्पिंग स्ट्रेसेस की वैल्यू की बात करेंगे, तो ये मैक्सिमम मिलने वाले हैं आपको इंटीरियर पे, मैक्सिमम यू विल गेट इंटीरियर। तो वी हैव रिप्रेजेंट ST इंटीरियर I, दिस इज गोइंग टू बी I, उससे कम आपको मिलेंगे एजेस पे STE, और सबसे कम मिलेंगे आपको कॉर्नर पे STC। दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ द वार्पिंग स्ट्रेस। ये आपके वार्पिंग स्ट्रेसेस के रिजल्ट्स आएंगे। इफ आई टॉक अबाउट द थर्ड स्ट्रेसेस, दैट इज फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। अगर मैं फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की बात करूं बेटा, तो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस के केस में क्या गेम होने वाला है?
ये मैक्सिमम आपको मिलने चाहिए एट द सेंटर। तो ये जो आपकी पूरी पेमेंट थी, अगर मैं बात करूं, दिस शुड बी द करेक्ट वेरिएशन हेयर एट द सेंटर ऑफ द स्लैब। स्लैब के सेंटर पे आपको ये मैक्सिमम फिक्स्ड एसएफ मिलेगा एंड एट द कॉर्नर यू विल फाइंड द जीरो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। यस और नो? बट हम लोगों ने पूरे लेंथ में इनको सेम एज्यूम कर रखा है, हम लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम नहीं निकाला। तो एक्चुअल तो ये होने वाला है, एक्चुअल वेरिएशन ऑफ द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस विल बी लाइक दिस और मैक्सिमम एट सेंटर। दिस फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस विल बी मैक्सिमम एट सेंटर एंड जीरो एट कॉर्नर्स। ये जीरो होने वाले हैं कॉर्नर्स पे। तो तीनों स्ट्रेसेस की हम लोगों ने बात कर ली। वी हैव डिस्कस ऑल द थ्री स्ट्रेसेस और उनके मैग्नीट्यूड और नेचर की भी बात कर ली। तो आई होप ऑल दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यहां तक की सारी बातें सभी को क्लियर है? एवरीवन प्लीज कंफर्म यस और नो। क्लियर है? चलो, मेन प्रॉब्लम ये है कि अभी तो मैंने इंडिविजुअली तीनों स्ट्रेसेस के मैग्नीट्यूड, इंडिविजुअली तीनों स्ट्रेसेस के नेचर को समझा। बट मैंने क्या बोला था कि मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस निकालना चाह रहा हूं। किस स्ट्रेस की वैल्यू के लिए मुझे अपनी रिजिड पेमेंट को डिजाइन करना है, ये ऑब्जेक्टिव था। तो देख लेते हैं, लेट्स सी वर्स्ट कॉम्बिनेशन, जो आपकी इच्छाएं थी, वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। अब इन तीनों स्ट्रेसेस को कंबाइन करते हैं, इन तीनों स्ट्रेसेस को क्लब करते हैं एंड वी विल सी व्हाट विल बी द वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस। तो लेट्स ड्रॉ अ टेबल। डू इन ए टेबुलर फॉर्म, अदर विल बी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो टेबलेटेड फॉर्म में करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफरेंट लोकेशन, मेरे पास डिफरेंट लोकेशंस हैं, तो दैट वी विल सी। So let's draw the table. Let's first me complete the table first. Then we have different points. So we have different points. हमारे पास अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो भी बनाएंगे। देन कौन कौन से स्ट्रेसेस आ रहे थे? सर एक तो आ रहा था व्हील लोड स्ट्रेसेस, एक तो आ रहा था व्हील लोड स्ट्रेसेस। तो लेट्स सी, ये आपका हो गया व्हील लोड वाला स्ट्रेस। अगला स्ट्रेस कौन सा आ रहा था? सर वार्पिंग स्ट्रेसेस आ रहे थे। और सर वार्पिंग स्ट्रेसेस की बात करूं तो दिन के टाइम पे भी स्ट्रेसेस देखे थे और नाइट के टाइम पे भी स्ट्रेसेस देखे थे। सर फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस भी आ रहे थे, सर फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस भी आ रहे थे। कब कब आ रहे थे बेटा? समर में भी देखा था सर, समर में और विंटर में भी देखा था। तो दिस शुड बी द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ द टेबल। यह आपके टेबल का करेक्ट फॉर्मेट होना चाहिए। तो दैट वी विल सी, डोंट वरी, सब कुछ देखने वाले हैं। और आज हम लोग निकालेंगे क्या क्रिटिकल कॉम्बिनेशन है, व्हाट इज द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस। तो इफ आई टॉक अबाउट द लोकेशन, तो आई होप ये सब कुछ विजिबल आपको। अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो मेरे पास तीन लोकेशन थी। एक था मेरे पास इंटीरियर, पहली इक्वेशन जहां पर मैं स्ट्रेसेस को समझना चाह रहा हूं, दैट इज योर इंटीरियर। नेक्स्ट इज एज एंड नेक्स्ट इज कॉर्नर। इंटीरियर, एज और कॉर्नर पे हम स्ट्रेसेस को एनालाइज करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल इंटीरियर पे भी दो पॉइंट्स थे, इंटीरियर पे भी दो पॉइंट्स थे। लेट्स से कौन कौन से पॉइंट्स थे? वी हैव टॉप, वी हैव बॉटम। तो हाँ, मेरी पेमेंट की थिकनेस थी और आप सभी को पता है हर जगह क्या चल रहा था, टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम। दिस इज योर टॉप एंड दिस इज योर बॉटम, दिस इज योर टॉप एंड दिस इज योर बॉटम। यस और नो? मैग्नीट्यूड इज नॉट अवर कंसर्न, मैग्नीट्यूड कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बहुत सारी एम्पिरिकल इक्वेशंस मेरे पास अवेलेबल है,
जो मैंने एक एक करके डिस्कस भी किए, उसके बेसिस पे मैं मैग्नीट्यूड तो आसानी से निकाल सकता हूं। आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल दीज स्ट्रेसेस। मुद्दा ये है कि मुझे समझना है नेचर, और किस नेचर के लिए क्या वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो सकता है, उस चीज को समझने के लिए मैं ये बना रहा हूं टेबल। तो व्हाट आर द नेचर्स ऑफ दीज स्ट्रेसेस। तो आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, मैं एक रिक्वेस्ट आपको, एक सजेशन देता हूं कि जब हम लोग इस टेबल को फिल करने वाले, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज, जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज द थिंग एंड ट्राई टू फिल ऑल द एंट्रीज इन दिस टेबल। हम इस टेबल में सारी एंट्रीज को फिल करना चाहेंगे। तो नो नीड टू रेफर द प्रीवियस डिस्कशन, जो भी अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसको रेफर करने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको डायरेक्टली फिल करेंगे। चलो लेट्स विजुअलाइज विद मी, विजुअलाइज करो। जब व्हील लोड आ रहा था इंटीरियर रीजन पे, जब व्हील लोड इंटीरियर पे आ रहा था, तो टॉप में क्या मुझे कंप्रेशन दिख रहा था? बोलो हाँ। व्हील लोड जब इंटीरियर रीजन पे था तो द बेंड सिचुएशन वाज लाइक दिस, तो टॉप विल बी अंडर कंप्रेशन एंड बॉटम विल बी अंडर टेंशन। तो कंप्रेशन और टेंशन ये नेचर होने वाला है, यस और नो। सिमिलरली एज रीजन पे देखते हैं, एज पे भी यही गेम चल रहा था क्या कि टॉप कंप्रेशन में था, बॉटम टेंशन में था? बोलो हाँ या ना। टॉप वाज इन कंप्रेशन एंड बॉटम वाज इन टेंशन। इफ आई टॉक अबाउट द कॉर्नर, कॉर्नर के केस में ऐसा नहीं था। कॉर्नर जो था वो कैंटिलीवर बीम के तरीके एक्ट कर रहा था, कैंटिलीवर एक्शन हो रहा था। टॉप पे टेंशन था, बॉटम पे कंप्रेशन था। टॉप पे टेंशन था और बॉटम पे कंप्रेशन था, यस और नो। विजुअलाइज कर पा रहे हो? अगेन आई एम रिपीटिंग, ड्यू टू द व्हील लोड इंटीरियर और एज रीजन पे द डिफ्लेक्टेड प्रोफाइल ऑफ द स्लैब वाज लाइक दिस, टॉप विल बी अंडर कंप्रेशन एंड बॉटम विल बी अंडर टेंशन। तो आई हैव रिप्रेजेंटेड सी, सी से मैं क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं? कंप्रेशन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और टी से मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं? टी से मैं टेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। कहानी क्लियर है कि नहीं? एवरीवन प्लीज कंफर्म, व्हील लोड स्ट्रेसेस का अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग पॉइंट पे क्या स्ट्रेसेस का बिहेवियर था? दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? एवरीवन प्लीज कंफर्म, ये डिस्कशन क्लियर है सभी को? चलो आगे देखें। आगे क्या देखना सर? वार्पिंग स्ट्रेस की बात करते हैं। वार्पिंग स्ट्रेसेस में जो डेली वेरिएशन था टेम्परेचर का, उसकी वजह से स्ट्रेसेस आ रहे थे। यस, दिस वर द टेम्परेचर स्ट्रेसेस दैट वर अपोजिट इन नेचर। क्या हो रहा था? ड्यूरिंग डे टाइम टॉप का टेम्परेचर ज्यादा था, टॉप का टेम्परेचर ज्यादा था, वो एक्सपेंड करना चाह रहा था। नेचर विल बी अपोजिट इन नेचर, दैट विल बी कंप्रेसिव। बॉटम का टेम्परेचर कम था, वो कॉन्टेक्ट करना चाह रहा था। द नेचर ऑफ स्ट्रेसेस इज गोइंग टू बी टेंसाइल इन द इंटीरियर। तो वार्पिंग में इंटीरियर एज का और कॉर्नर का कोई गेम नहीं था, सब जगह एक ही गेम चल रहा था, दैट इज कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन, कंप्रेशन टेंशन। कैन आई राइट लाइक दिस? लिख सकता हूं ऐसा मैं? बोलो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। वी कैन राइट लाइक दिस। वार्पिंग स्ट्रेसेस की बात करता हूं ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तो टॉप का टेम्परेचर कम था, बॉटम का टेम्परेचर ज्यादा था। बॉटम विल ट्राई टू एक्सपेंड, the nature of stresses is going to be compressive, this is going to be compressive tensile, TC TC TC। बोलो बेटा। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की बात करते हैं। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस थे जो सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से हो रहे थे, जो सीजनल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर की वजह से हो रहे थे। समर में टेम्परेचर फील्ड का ज्यादा था, कंस्ट्रक्शन टेम्परेचर कम था, पूरी की पूरी पेमेंट एक्सपेंड करना चाह रही थी, तो वहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आ रहे थे। टॉप और बॉटम पे कोई भी वेरिएशन आपने कंसीडर नहीं किया। यू हैव नॉट कंसीडर्ड एनी वेरिएशन इन द टॉप एंड बॉटम, यस और नो? तो कह रहे इससे सब जगह आपको कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ही मिल रहे हैं। इन ऑल द लोकेशन एंड ऑल द पॉइंट्स यू विल फाइंड कंप्रेसिव फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस इन द केस ऑफ समर। सिमिलरली इन द केस ऑफ विंटर you will find everywhere tensile stresses, tensile frictional stresses, yes or no? ये टेबल समझ में आ गई? This table is clear to everyone? यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? Everyone please confirm. The discussion till now is clear to all of you. मुद्दा ये है कि ये जो रिजिड पेमेंट बना रहा हूं, इस रिजिड पेमेंट को बनाने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं? इस रिजिड पेमेंट को बनाने के लिए मैं कंक्रीट यूज कर रहा हूं।
कंक्रीट हैज गुड प्रॉपर्टीज इन कंप्रेशन, कंक्रीट को कंप्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट कंक्रीट इज वीक इन, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, कंप्रेशन को आराम से रजिस्ट कर सकता है, टेंशन में कमजोर है। तो इसका मतलब जहां जहां पर टेंशन है या जिस भी लोकेशन पे टेंशन ज्यादा है, जिस भी लोकेशन पे टेंशन ज्यादा है, क्या मैं बोल सकता हूं कि वो लोकेशन या वो स्ट्रेस कॉम्बिनेशन क्रिटिकल है कंक्रीट के पॉइंट ऑफ व्यू से? यस और नो? तो देखो कहां कहां पे टेंशन ज्यादा है, कह रहे से हेयर यू विल फाइंड द टेंशन, हेयर यू विल फाइंड द टेंशन, सिमिलरली दिस इज द टेंशन, दिस इज द टेंशन एंड दिस इज द टेंशन। अरे बोलो, सिमिलरली दिस इज द टेंशन, दिस इज द टेंशन, दिस इज द टेंशन। अब इसके कंक्लूजन देखो, इससे कंक्लूजन देखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंक्लूजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कंक्लूजन है? अगर मैं रीजन वाइज बोलूं, अगर मैं लोकेशन वाइज बोलूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इंटीरियर का बॉटम क्रिटिकल है, इंटीरियर का बॉटम क्रिटिकल है, एज का भी बॉटम क्रिटिकल है और कॉर्नर का भी, कॉर्नर का टॉप क्रिटिकल है। देख लो ये टेबल मैंने जितना डेटा आपको बताया उसी के बेसिस पे टेबल में डिटेल को फिल किया है। तो आई होप यू कैन इजिली अंडरस्टैंड एंड रिलेट। आप इन सारी चीजों को इजिली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। और अब इसी टेबल के कंक्लूजन्स को समझते हैं, जो कंक्लूजन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इन थ्योरेटिकल वे दे विल आस्क एनी क्वेश्चन, जो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला मैंने कंक्लूजन क्या बताया, इफ आई टॉक अबाउट द लोकेशन वाइज, अगर मैं लोकेशन वाइज बात करता हूं तो आई कैन सी फ्रॉम दिस टेबल द इंटीरियर इज क्रिटिकल एट द बॉटम, इंटीरियर पे बॉटम वाला रीजन क्रिटिकल है, एज पे बॉटम वाला रीजन क्रिटिकल है और कॉर्नर पे टॉप वाला रीजन क्रिटिकल है। यस और नो? तो पहली गाइडलाइन तो ये बोली गई कि एज कंपेयर टू द एज एंड कॉर्नर, एज और कॉर्नर के रिस्पेक्ट में इंटीरियर में स्ट्रेसेस बहुत कम है, आपने देखा भी है। यस और नो? तो वी विल नॉट चेक फॉर द इंटीरियर, आपको इंटीरियर पे चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर एज पे कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल है, अगर कॉर्नर पे कंडीशन ज्यादा क्रिटिकल है और आप उस क्रिटिकल कंडीशन के लिए अपनी पेमेंट को डिजाइन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंटीरियर विल बी सेफ, इंटीरियर तो सेफ ही रहने वाला है ना। तो एज पर द रिकमेंडेशन वी विल चेक ओनली फॉर द एज एंड कॉर्नर, एज और कॉर्नर पे मुझे क्या करना है, चेक करना है। चलो आगे आते हैं सर। जब एज और कॉर्नर की बात हुई तो मुझे बताया गया एज का बॉटम क्रिटिकल है और कॉर्नर का टॉप क्रिटिकल है, एज का बॉटम क्रिटिकल है और कॉर्नर का टॉप क्रिटिकल है। चलो अगर मैं सीजन वाइज बात करूं तो कहना इससे सीजन वाइज अगर मैं बोलता हूं तो दीज आर क्रिटिकल ड्यूरिंग द विंटर, ये दोनों क्रिटिकल कंडीशन जो मुझे मिल रही है ड्यूरिंग द विंटर। तो एज भी अपना विंटर में क्रिटिकल है, कॉर्नर भी अपना विंटर पे क्रिटिकल है, एज का बॉटम एंड कॉर्नर का टॉप। इफ आई टॉक अबाउट द डे एंड नाइट, अगर दिन और रात के टर्म्स में बात करें तो कहना इससे एज इज क्रिटिकल ड्यूरिंग द डे टाइम, एज इज क्रिटिकल, द बॉटम ऑफ द एज इज क्रिटिकल ड्यूरिंग द डे टाइम। बेटा ध्यान से सुनो, अदरवाइज मिस हो जाएगा। लिसन केयरफुली। बोलो, देख लो, पहले आराम से देख लो। तो आई एम प्रोवाइडिंग यू 1 minute टाइम, आई एम प्रोवाइडिंग यू 1 minute टाइम टू अंडरस्टैंड दिस टेबल, देन आई विल एक्सप्लेन, देन आई विल एक्सप्लेन, डोंट वरी। क्लियर है? इफ आई टॉक अबाउट द, अब मैं अगर बात करूं बेटा कॉर्नर की, अगर मैं बात करूं तो कॉर्नर का जो टॉप है, कॉर्नर का जो टॉप है वो कब क्रिटिकल है, दिन में या रात में? वो रात में क्रिटिकल है, वो रात में क्रिटिकल है, कब? विंटर में। वो रात में क्रिटिकल है, कब? विंटर पे। यस और नो? बोलो। चलो थोड़ा लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो इफ आई टॉक अबाउट द एज, एज की अगर मैं बात करता हूं तो एज बेटा क्रिटिकल था ड्यूरिंग द डे टाइम, एज इज क्रिटिकल ड्यूरिंग द डे टाइम। तो डे टाइम में अगर क्रिटिकल है तो चलो दोनों कंडीशन चेक कर लेते हैं।
एक बार विंटर का डे चेक कर लेते हैं और एक बार समर का डे चेक कर लेते हैं। कर लो, करना ही है। सिमिलरली अगर अब मैं बात करूं कॉर्नर्स की, तो कॉर्नर जो है वो नाइट में क्रिटिकल है, कॉर्नर नाइट पे क्रिटिकल है। एच की अगर मैं बात करूं तो एच का बॉटम क्रिटिकल था, एच का बॉटम क्रिटिकल था और कॉर्नर का टॉप क्रिटिकल था। यस और नो? तो अब उन्हीं को लैंग्वेज फॉर्म में लिखते हैं। तो रात तो भैया विंटर में भी होगी, तो विंटर नाइट में चेक कर लेते हैं और विंटर वी विल ऑल्सो चेक फॉर द विंटर डे। यस और नो? कर ले, देख लेंगे जो भी मैक्सिमम आएगा, फॉर दैट वी विल डिजाइन अवर पेमेंट। जो भी मैक्सिमम आएगा, क्रिटिकल आएगा, उसके लिए पेमेंट को डिजाइन कर देंगे। ओके, देखते हैं। तो विंटर डे की अगर मैं बात करूं एच पे, सॉरी, विंटर डे की अगर मैं बात करूं एच पे, तो व्हील लोड टेंसाइल है और व्हील लोड को मैंने रिप्रेजेंट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव रिप्रेजेंटेड विद द एस। ये था एस ई, ये था एस ई। यस और नो? ओके, टेंसाइल इन नेचर है, पॉजिटिव ले लेते हैं, ये भी पॉजिटिव है। लेट्स से नेक्स्ट कहा गया। अगर मैं बात करूं वार्पिंग की, वार्पिंग स्ट्रेसेस जो है वो भी पॉजिटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एच टी और कहां पर एच पे, these are also positive. If I talk about the frictional stresses भी पॉजिटिव है, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस भी विंटर में पॉजिटिव है और इनको मैंने रिप्रेजेंट किया था एस एफ से। यस और नो? कैन आई राइट लाइक दिस? बोलो बेटा, लिख सकते हैं ये सभी कैसे हैं? ऑल आर टेंसाइल इन नेचर, ऑल आर टेंसाइल इन नेचर। चलो, तुम्हारा मन है तो तुम समर के दिन में भी चेक कर लो। तो समर के दिन में अगर मैं बात करूंगा तो समर के दिन में तो ये केवल कंप्रेसिव होने वाला है। यस और नो? तो दिस विल बी इक्वल टू एस ई प्लस एस टी ई एंड माइनस एस एफ, क्योंकि ये क्या है? दैट इज कंप्रेसिव, ये टेंशन है, और ये कंप्रेशन है। सिमिलरली भाई टॉक अबाउट द कॉर्नर के टॉप की बात कर लेते हैं। तो कॉर्नर का टॉप विंटर में क्या है? ऑल दीज स्ट्रेसेस आर पॉजिटिव, तो एस सी प्लस एस टी सी प्लस एस एफ सब क्या है? पॉजिटिव है, टेंसाइल है। सब क्या है? पॉजिटिव है, टेंसाइल है। विंटर डे में अगर मैं बात करता हूं तो विंटर डे के टाइम में क्या होने वाला है? दिस इज ओनली निगेटिव, सेकंड वैल्यू इज निगेटिव। आई कैन राइट एस सी माइनस एस टी सी प्लस एस एफ। दिस शुड बी द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, लेकिन एक बात आपको यहां पर ध्यान रखना है, व्हाइल चेकिंग द क्रिटिकल कॉम्बिनेशन, जब कभी भी आप क्रिटिकल कॉम्बिनेशन को चेक करने वाले तो मेक श्योर वन थिंग। अभी आपने बोला था कॉर्नर्स पे जो फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस का वेरिएशन था, आप बोल रहे थे एट द कॉर्नर द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस वाज 0। यस और नो? तो यस, हियर वी कैन पुट 0, यहां पर मैं 0 पुट कर सकता हूं, हियर वी कैन पुट 0 बिकॉज इन कॉर्नर द फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस विल बी इक्वल टू 0। At corner, the frictional stresses will be equal to 0. So in this way, you can calculate the critical combination. You can check for the worst combination. और जो भी worst combination आने वाला है, जो भी maximum stresses आने वाले, for that we will design our payment. उसके लिए हम लोग अपने result payment को क्या करने वाले? डिजाइन करने वाले। तो I hope I am clear with all these points. यहां तक का डिस्कशन क्लियर है। This was the first part. ये हमारी रिजिड पेमेंट की डिजाइनिंग का पहला पार्ट था, जहां पर मैंने रिजिड पेमेंट में व्हील लोड स्ट्रेस की बात की, वार्पिंग स्ट्रेस की बात की, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की बात की, इन तीनों स्ट्रेसेस के मैग्नीट्यूड की बात की, इन तीनों स्ट्रेसेस के नेचर की बात की, और बेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ ऑल दीज स्ट्रेसेस एट डिफरेंट लोकेशंस, एट डिफरेंट पॉइंट्स, वी हैव डिस्कस्ड the concept of the worst combination of the stresses, and the conclusion of the worst combination was edges are critical at bottom location wise, point wise, during daytime
and corners are critical at top during night time. तो इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन निकल के आया वो लिख देता हूं, नोट क्या है, edges are critical, edges are critical at bottom during डे टाइम, यही देखा था हम लोगों ने, ये पहला पॉइंट हो गया। एंड दूसरा पॉइंट लिख सकता हूं, कॉर्नर्स आर क्रिटिकल, कॉर्नर्स आर क्रिटिकल एट टॉप ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट टाइम। क्लियर है। और इंटीरियर को रीजन को आपने चेक नहीं किया। इंटीरियर रीजन क्यों नहीं चेक किया? क्योंकि एजेस और कॉर्नर्स के रिस्पेक्ट में वो वैल्यूज क्या आने वाली, बहुत कम आने वाली। और एक नोट पॉइंट क्या है, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस एट कॉर्नर्स आर टू बी कंसीडर्ड, आर टू बी कंसीडर्ड जीरो। कॉर्नर पे फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की वैल्यू को आपने जीरो लिया, और कभी कभी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस, द वैल्यू ऑफ frictional stresses as compared to the warping stress, as compared to the warping stress is very less, so sometimes warping stresses are referred as टेम्परेचर स्ट्रेसेस, क्योंकि फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस की जो वैल्यू है वो वार्पिंग स्ट्रेसेस के कंपैरिजन में कम आने वाली है, कम आती प्रैक्टिकली। तो कभी कभी आप वार्पिंग स्ट्रेसेस को ही कंसीडर कर लेते हैं, रिफर कर देते हैं एज ए टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो दिस वाज आवर कंप्लीट एनालिसिस फॉर स्ट्रेसेस इन द केस ऑफ रिजिड पेमेंट। ये हम लोगों ने पूरी डिटेल्ड एनालिसिस कर दी रिजिड पेमेंट की, स्ट्रेसेस की, एंड दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। तो एवरीवन प्लीज कंफर्म जितनी भी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। तो वी हैव स्टार्टेड, एक बार जल्दी से देख लो, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक। क्या था? डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट। तो फर्स्ट वी हैव डिफाइंड द डिजाइन पैरामीटर, पहले डिजाइन पैरामीटर्स को डिफाइन किया। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, we have discussed about the equivalent radius of resisting section, yes or no. Then we have started our analysis of stresses। तो मुझे पता चला व्हील लोड की वजह से स्ट्रेसेस आने वाले, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से स्ट्रेसेस आने वाले, वार्पिंग स्ट्रेसेस आएंगे और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस आएंगे। देन वी हैव डिस्कस्ड हाउ वी कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड नेचर। वी हैव स्टार्टेड विद द व्हील लोड स्ट्रेसेस। व्हील लोड स्ट्रेसेस निकालने के लिए आपने पूरी पेमेंट को तीन रीजन्स में डिवाइड किया, इंटीरियर, एज और कॉर्नर पे। विद द हेल्प ऑफ वेस्टरगार्ड इक्वेशन आपने इन तीन इक्वेशंस को समझा जिससे आप व्हील लोड स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते थे। दीज इक्वेशंस वर इक्वेशन नंबर 2 and 3 वर मॉडिफाइड। किसने मॉडिफाई कर दी? टेलर्स एंड कैलीज ने। अब इनका ऑर्डर जो था वो सही आ गया। देन वी हैव डिस्कस द नेचर ऑफ द व्हील लोड स्ट्रेसेस एट इंटीरियर, एट एज एंड एट कॉर्नर। इंटीरियर, एज और कॉर्नर पे आपने इसके नेचर को डिस्कस किया। देन वी हैव स्टार्टेड विद द वार्पिंग स्ट्रेसेस। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस प्रोवाइडेड बाय द ब्रैडबरी ने जो इक्वेशन प्रोवाइड की थी उनकी हेल्प से मैं स्ट्रेसेस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं। यस, वार्पिंग स्ट्रेसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड, एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द नेचर ऑफ द वार्पिंग स्ट्रेसेस ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। Then we have started our analysis for the frictional stresses. We have applied some assumptions. On that basis, we have calculated क्या होने वाला हमारा nature and क्या होने वाला हमारा magnitude. So we have calculated the magnitude. We have analyzed the magnitude, and that was F into gamma into Lx by 2. And we have also discussed the nature. The whole payment will try to expand, and the whole payment will try to contract. No temperature variation along the thickness of the payment is considered while calculating the फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस। फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के लिए आपने ये कंसीडर नहीं किया। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वर्स्ट कॉम्बिनेशन, एंड दीज आर द कंक्लूजन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द स्ट्रेसेस एट
different locations at different points. Yes, or these are some important points that I have written from the analysis of the stresses in the case of rigid payment. तो रिजिड पेमेंट की एनालिसिस का पार्ट कंप्लीट हुआ. इन नेक्स्ट क्लास वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द जॉइंट्स. इसी तरीके से डिटेल में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जॉइंट्स के बारे में. विथ वेरियस व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट, हाउ वी कैन डिजाइन द जॉइंट्स, ऑल दैट पॉइंट्स वी विल डिस्कस. तो नेक्स्ट क्लास को आप अटेंड करिए जॉइंट्स के लिए, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इससे स्ट्रेस कंसेप्ट से रिलेटेड. तो आई विल शेयर द पीडीएफ, मैं बता देता हूं. तो इस पीडीएफ को इस क्लास का जो पीडीएफ है, दैट पीडीएफ आई विल शेयर इन दिस ग्रुप. तो आप सभी जो लोगों ने भी क्लास को लेट ज्वाइन किया है, इस टेलीग्राम लिंक को फॉलो करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो. इसी ग्रुप में यू विल गेट द ऑल द पीडीएफ्स एंड यू विल गेट द रेगुलर अपडेट्स अबाउट द क्लासेस. यस, चलो, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास. ये अभी इस क्लास के लिए इतना डिस्कशन था. वन मोर क्लास वी विल हैव, एक क्लास और लेने वाले हैं इन विच वी विल डिस्कस. तो अभी 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद वो क्लास स्टार्ट होगी. 15-20 मिनट बाद उस क्लास का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. तो आज ही खत्म करने वाले हैं हम लोग डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट. यस, तो डू ज्वाइन द नेक्स्ट क्लास आफ्टर 15 मिनट. टेक अ ब्रेक ऑफ 15 मिनट और 30 मिनट. 30 मिनट कर लेते हैं. तो टेक अ ब्रेक ऑफ 30 मिनट, then we will start our discussion for the designing of joints in the case of rigid payment. Thank you everyone. Keep learning.